लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेब्रिनर का त्रिक नियम। पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम दिया डेब्रिनर त्रिक नियम। दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड्स, इन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड का ऑक्टेव का नियम दिया। देखो ऑक्टेव का मतलब स्वर, स्वर हमारे कितने होते हैं, टोन, टोन कितने हैं, शा रे ग म प ध नी सा, उसके बाद सा का फिर से रिपीटिशन, सा फिर से आएगा, शा रे ग म प ध नी सा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्वर सात हैं, सातवें के बाद पहले स्वर का फिर से रिपीटिशन होता है, उसी प्रकार से अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से व्यवस्थित करें तो हर सातवें के बाद जो आठवां तत्व आएगा ना, इस पहले तत्व का अपने से ऊपर वाला तत्व इसके क्या है, लिथियम है, इसका क्या है, सोडियम। तो पहले तत्व के इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे कि क्या है, कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन के बाद 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां आया सिलिकॉन, प्रॉपर्टी सेम, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सेम। अब हम क्या लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। तो सोडियम और फास्फोरस की प्रॉपर्टी सेम। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से अगर हमारे स्वर होते हैं, स्वरों को व्यवस्थित करें, सात स्वर होते हैं, सातवें के बाद पहला का फिर से रिपीटिशन होता है, उसी प्रकार से अगर हम तत्वों को इनके परमाणु भार के हिसाब से व्यवस्थित करें तो हर सातवें के बाद जो आठवां आएगा वो उससे पिछले वाले, अपने पहले वाले तत्व की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन का मतलब उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण समान होंगे। अब इन्होंने ये तो बता दिया, उस समय तक हल्के तत्व ही ज्ञात थे, तो इन्होंने हल्के, वैसे भी ये जो नियम इन्होंने दिया हल्के तत्वों के लिए सही था, जो हल्के तत्व थे उनके लिए अगर जब हम निकालते थे तो सही आता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया तो हमारे पास क्या अक्रिय गैस भी आने लगे, भारी तत्व भी आने लगे, तो ये इनका नियम भारी तत्व के लिए असफल रहा, भारी तत्व के लिए इनका नियम बिल्कुल असफल रहा। उसके बाद आए हमारे अक्रिय गैस, जैसे फ्लोरीन के बाद अक्रिय गैस क्या आती है, नियॉन आती है। अब देखो फ्लोरीन के बाद अब आठवां क्या होगा, नियॉन। इनके हिसाब से सातवें के बाद आठवां क्या होना चाहिए, अपने पहले इसके तत्व, ये इस वाले पहले वाले तत्व की क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति का, अर्थात उनके रासायनिक भौतिक गुण समान होने चाहिए। लेकिन भाई ये लिथियम है, उधर क्या है, नियॉन है, इन दोनों की वो अक्रिय गैस है, दूर दूर तक इनके भौतिक रासायनिक गुण समान नहीं थे, इसलिए इनका ये नियम क्या असफल रहा। क्यों असफल रहा, अक्रिय गैसों की खोज के कारण, भारी तत्वों की खोज के कारण इनका नियम असफल रहा। उसके बाद असफल तो था, बट इसके महत्व भी रहे होंगे कुछ न कुछ। हाँ, महत्व था इनके। इन्होंने सबसे पहली बार क्या कर दिया, आवर्तिता का कॉन्सेप्ट दिया। आवर्तिता क्या होती है, आवर्तिता कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। आवर्तिता क्या होती है, किसी निश्चित समयांतराल के बाद रासायनिक व भौतिक गुणों का पुनरावृत्ति होना ही क्या कहलाती है, आवर्तिता कहलाती है। देखो लिथियम एक निश्चित समयांतराल के बाद या निश्चित टाइम के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सातवें के बाद जो आठवां होगा, इन दोनों के रासायनिक गुण समान होंगे एक निश्चित समयांतराल के बाद। देखो कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन और सिलिकॉन के प्रॉपर्टी समान होंगी, तो ये आवर्तिता होती है। आवर्तिता किसे कहते हैं कि निश्चित समयांतराल के बाद या निश्चित अंतराल के बाद रासायनिक व भौतिक गुणों के पुनरावृत्ति को अपन लोग क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। तो ये इनका महत्व ही है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। आवर्तिता का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात इन्होंने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये नियम इनका असफल रहा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि और टाइम बीता तो आए हमारे मेंडलीव। तो मेंडलीव ने क्या किया, अपना एक आवर्त नियम दिया। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी अगर है, उसके बाद फिर आधुनिक आवर्त सारणी, पहले मूल आवर्त सारणी फिर आधुनिक आवर्त सारणी है। उसके बाद क्या हुआ कि मेंडलीव आए। मेंडलीव ने कहा कि अगर हम